भूतिया सरकारी दफ्तर। कई सालों से तैयारी करते करते आखिर अब शेखर की सरकारी नौकरी लग ही जाती है और कॉल लेटर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ मुझे नौकरी मिल गई माँ। अब हमारे दिन बदल जाएंगे माँ। मैं जानती थी मेरा बेटा एक ना एक दिन नौकरी हासिल कर ही लेगा। अगले दिन शेखर सुबह सवेरे अच्छे से तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल जाता है, लेकिन शेखर के घर से निकलते ही अचानक एक काली बिल्ली वहां आती है और उसे घूरने लगती है और ऐसे ही घूरते हुए शेखर का रास्ता काट देती है। बेटा ठीक से जाना, यह शुभ संकेत नहीं है। क्या माँ, तुम भी ना। अरे ऐसा सब कुछ नहीं होता है। अब शेखर ऑटो में बैठकर दफ्तर के लिए निकल जाता है, पर वो काली बिल्ली वहीं वीना की आंखों के सामने घूमते हुए उसे घूरती रहती है, जिससे वीना के मन में घबराहट होने लगती है। आधे रास्ते में अरे वो म्यूनिसिपालिटी का दफ्तर है ना, वहाँ जाना है। अरे क्या साहब, बैठने से पहले बोलना चाहिए था ना। नहीं जाना मुझे वहाँ पे। चलो उतरो आप। अरे भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? देखिए, आज मेरी जॉब का पहला दिन है, प्लीज मुझे छोड़ दो। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मरने का शौक नहीं है मुझे। चलो उतरो। अब शेखर उस ऑटो से उतरता है और रास्ते पर खड़ा दूसरा ऑटो ढूंढने लगता है, लेकिन कोई भी ऑटो वाला म्यूनिसिपालिटी दफ्तर जाने को तैयार नहीं होता, जिस वजह से अंत में शेखर को पैदल चलकर ही दफ्तर जाना पड़ता है। दफ्तर पहुंचते पहुंचते शेखर पसीना पसीना हो जाता है। दफ्तर में बैठकर शेखर आराम की सांस लेता है और अपने काम में जुट जाता है। कमाल है, पहली बार देखा है कि सरकारी दफ्तर में इतने कम लोग हैं, वरना हर जगह तो आदमी से भरा रहता है। तभी एक बिल्ली की आवाज शेखर को सुनाई देती है। शेखर पलटता है। अरे ये तो वही काली बिल्ली है जिसने मेरा रास्ता काटा था। बिल्ली शेखर के टेबल पर आकर बैठ जाती है और गुरगुराने लगती है, जिससे घबराकर शेखर तुरंत अपनी टेबल छोड़कर खड़ा हो जाता है। विनोद, अरे इसे यहाँ से हटाओ, यहाँ बहुत नेगेटिविटी है। अब विनोद बिल्ली को भगाने की कोशिश करता है, पर वो तो टस से मस नहीं होती। बहुत कोशिश के बाद मुश्किल से आखिरकार विनोद बिल्ली को भगा देता है और हिचकते हुए शेखर से कहता है, नेगेटिविटी नहीं है सर, ये पूरा माहौल ही भूतिया है। क्या बकवास कर रहे हो? सर मैं सच बोल रहा हूँ, खुद की जान प्यारी है तो शाम होते ही दफ्तर छोड़ दीजिएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। बहुत मुश्किलों से मैंने ये नौकरी हासिल की है, ना मैं यहाँ से जाऊंगा और ना ही और कोई यहाँ से जाएगा। इसी तरह दिन तो बीत जाता है और शाम के 5 बजते ही सभी में डर का माहौल हो जाता है। विनोद, सबके लिए चाय बना कर लाओ। अरे साहब मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गया तो उनका क्या होगा? तभी संदीप नाम का एक आदमी, जिसकी भी अभी नई ज्वाइनिंग हुई थी, वो शेखर के पास आता है। अरे सर मैं बना कर लाता हूँ, ये लोगों को रहने दो सर। संदीप दफ्तर के किचन की ओर जाता है कि तभी अचानक लाइट जलने बुझने लगती है और उसी बीच अंधेरे में संदीप को वहां किसी की परछाई नजर आती है। एक बार के लिए उसकी सांसें अटक जाती है, पर फिर भी वो हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ता है। संदीप अपने आप को संभालता ही है कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ती है, जहां सफेद साड़ी में एक औरत बैठी मुस्कुरा रही थी। ये देखकर संदीप के पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर अपनी जगह से हिलते ही नहीं, जैसे मानो उन्हें वहां किसी ने जमा दिया हो। इस पर संदीप चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रुक जाती है। जिसकी नजर मुझसे एक बार टकरा गई वो बच नहीं सकता। अपने हाथों से संदीप अपने गले को पकड़ता है। अपनी लाचारी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आत्मा संदीप के आगे आकर खड़ी हो जाती है। ये मेरा दफ्तर है, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। तुमसे कहा था ना, आत्माएं नहीं होती,
कल तुम भी नहीं रहोगे। संदीप अपनी जान बचाने की कोशिश में बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। उधर काफी देर तक संदीप के वापस नहीं आने पर अब शेखर को चिंता होने लगती है। अरे संदीप अभी तक नहीं आया। अरे ये चाय बना रहा है या चाय की पत्ती उगाने चला गया? अरे कोई देख कर तो आओ। जाओ जाओ देखो जरा उसे। साहब मैं तो चला, मुझे नहीं पढ़ना इन सब में। पूरे दफ्तर में जब कोई भी संदीप के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता तो शेखर ही अपनी सीट से उठता है और जैसे ही वो संदीप को देखने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगता है तो पूरे दफ्तर की लाइट एक बार फिर से ऑन ऑफ होने लगती है। ये अचानक लाइट्स को क्या हो गया? शेखर आगे बढ़ता हुआ जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि सामने वाले कमरे में संदीप की लाश टंगी हुई है और काली बिल्ली वहीं उसके नीचे बैठी गुर्रा रही है। ये देखकर शेखर की डर से चीख निकल जाती है। नहीं! संदीप! संदीप! शेखर की चीख सुनकर सब स्टाफ वाले तुरंत ऊपर आते हैं और संदीप की लाश देखकर बिना कुछ सोचे समझे शेखर को साथ लिए दफ्तर को ऐसे ही खुला छोड़कर तुरंत वहां से बाहर भाग जाते हैं। भागते भागते सब शेखर के घर के आगे आकर रुकते हैं। नहीं, हमें भागना नहीं चाहिए था। संदीप ने फांसी लगाई है। कोई भूत या आत्मा ने उसे नहीं मारा है। आपके चक्कर में सब मरेंगे। ये सब उसी सफेद साड़ी वाली आत्मा का काम है। अरे आपसे पहले भी जो सर आपकी जगह पर थे उन्होंने भी ऐसे ही फांसी लगा ली थी। कोई पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो इस नौकरी को छोड़ दीजिए। तुम सब के सब पागल हो गए हो। मैं इन सब का पता लगा कर रहूंगा। ये नौकरी मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अब शेखर अपने घर में आ जाता है और बाकी सब भी एक एक कर अपने घर चले जाते हैं। शेखर पूरी रात नहीं सो पाता और अगले सुबह जल्दी उठकर दफ्तर के लिए निकल जाता है और अब वो दिन भर दफ्तर में होने वाली सारी घटनाओं पर नजर रखता है। वही काली बिल्ली फिर शेखर के पीछे बैठ गुर्राने लगती है, लेकिन इस बार शेखर उसे देखकर डरता नहीं बल्कि उसे भगाने की कोशिश करता है। शाम होते ही अचानक एक बार फिर दफ्तर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है, जिसे देख सभी स्टाफ वाले अपना अपना सामान बांधकर वहां से निकल जाते हैं। साथ ही शेखर भी दफ्तर की सभी खिड़कियों को खोलकर अब दफ्तर से बाहर जाकर एक खिड़की में से अंदर झांकने लगता है। आज मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगा। तभी शेखर की नजर सीढ़ियों पर बैठी उसी सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ती है। आज कोई भी नहीं आएगा क्या? वो नया लड़का, उसे तो मैं खा कर रहूंगी। और अचानक वो आत्मा अपने आप को एक काली बिल्ली में बदल लेती है, जिसे देख शेखर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो वही काली बिल्ली है जो रोज मेरे डेस्क पर आकर बैठ जाती है। मतलब सब सही कह रहे थे। इस दफ्तर पर सच में सफेद साड़ी वाली आत्मा का कब्जा है। अब वो आत्मा जाकर संदीप की लाश पर बैठ जाती है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसका दिल निकाल कर खाने लगती है, जिसे देख डर से शेखर की चीख निकल जाती है और उसे सुन आत्मा खुश हो जाती है। नया शिकार मिल गया। अब आत्मा तुरंत अपने हाथ लंबे कर शेखर को वहीं खिड़कियों के बीच से अंदर खींच लेती है, जिस पर शेखर डर से चीखने चिल्लाने लगता है। बचाओ! बचाओ मुझे! छोड़ दो मुझे! प्लीज मुझे छोड़ दो! बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला ले, पर कल तू कुछ नहीं बोल पाएगा। आत्मा अब जैसे ही शेखर को अपना शिकार बनाने के लिए उस पर हमला करती है कि तभी शेखर की माँ वहां आकर आत्मा पर कुछ छिड़क देती है, जिससे आत्मा दर्द से चीखने लगती है। ए बुढ़िया, लगता है आज इसके साथ तुझे भी मरना है। तू मुझे काबू नहीं कर सकती, पर मैं तुम दोनों को जरूर मार सकती हूँ। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ माँ, भाग जाओ यहाँ से माँ। नहीं, मैं जाऊंगी तो अपने बेटे को साथ लेकर ही वापस जाऊंगी। अब आत्मा गुस्से में शेखर की माँ पर हमला करती है,
पर वो उन्हें छू भी नहीं पाती, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, बुढ़िया, तुझे मैं मार कर रहूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वीना अपनी मुट्ठी खोलती है जिसमें कुछ राख होती है। बेटा, जल्दी से ये राख अपने हाथ में ले ले। जब तक ये हमारे पास रहेगी तब तक आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेखर तुरंत अपनी माँ के हाथ से थोड़ी राख अपने हाथ में ले लेता है और इसी तरह दोनों माँ बेटे होशियारी के साथ बचते बचाते उस दफ्तर से बाहर निकल आते हैं। माँ तुम यहाँ कैसे आई? और ये राख, ये क्या है? बेटा, तेरे दफ्तर वालों ने जब मुझे इन सब के बारे में बताया तो मुझे पता था कि इतनी खतरनाक आत्मा को रोकना हमारे बस की बात नहीं। इसलिए मैंने दफ्तर के पुराने लोगों से इसके बारे में पता किया और इसके घर पहुंच गई। वहीं मुझे एक अस्थि कलश में आत्मा की अस्थियां रखी मिली। ये वही राख है बेटा। अपनी माँ की बात सुन शेखर हैरान रह जाता है, पर दोनों की जान बच जाती है, जिसके बाद वो उन अस्थियों को विसर्जन कर देते हैं। पर वो काली बिल्ली हमेशा उसी दफ्तर में रहती है, जिस वजह से उस भूतिया दफ्तर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है।